नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज के डिस्कशन का टॉपिक विशेष है, तो गेस्ट भी विशेष होना चाहिए। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, वो यास्मीन जी हैं। ये अपनी बात बड़ी ही मुखरता और प्रखरता और सकारात्मकता के साथ रखने के लिए जानी जाती है। साथ ही ये प्रोग्रेसिव विचारों को काफी महत्व देती है। यास्मीन जी, आज आपने आपकी मसरूफियत में से हमारे चैनल और व्यूअर्स के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया है और आपका प्रोग्राम भी अच्छा रहता है। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े आपके साथ। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। चलिए, आज का जो डिस्कशन है वो सराउंड रहेगा जो एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है हमारे 12 उसके ऊपर। तो बहुत स्पेसिफिक हम 2 क्वेश्चन्स हमारे हैं। 12। तो कुछ बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन्स हैं मेरे, वो मैं आपसे पूछने की कोशिश करूँगा। जी। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, 72 हूरें और अब हमारे 12, इन सभी फ़िल्मों में एक बात कॉमन है कि इनके बारे में ये कहा गया कि ये फ़िल्में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ हैं। यास्मीन जी, आपने इस फ़िल्म का ट्रेलर देखा होगा। क्या ये फ़िल्म सच में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ है या एक सोशल मुद्दे को हाइलाइट करते हुए बनाई गई है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक है ये, जिस पे चर्चा होती रहनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस पर चर्चा नहीं होती है और ये भी एक मुझे वजह लगती है हमारा कम्युनिटी जो है उसकी बैकवर्डनेस की, क्योंकि हम लोग किसी भी तरह की कन्वर्सेशन को आम नहीं बनाते हैं और हम अगर वो हमें लगता है कि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है और हम उसे रिलीजियसली उसमें पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो फिर हम उस पर बात करना भी अपनी शान के खिलाफ, अपने रिलीजन के खिलाफ समझने लगते हैं। तो वो एक बड़ी दिक्कत है। बट आपने इतना एक हिम्मत रखी है इस टॉपिक पर डिस्कस करें, तो मैं भी हिम्मत रखूंगी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखने की। एंड आई होप जो लोग भी देखेंगे, मैं उम्मीद करूंगी कि एक अच्छे नजरिए के साथ इस चीज को समझें और जाने कि कोई भी फिल्म कहते हैं ना, जब आज के वक्त में देखें या पुराने वक्तों में भी देखें, मैं एक फिल्म का गाना हमारे नाना बहुत देखते थे, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे। तो मतलब ये उस समय का था, मतलब पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी, गरीबी इस हद तक थी कि फिल्मों में वो चीज हाईलाइट की जाती थी। और ऐसे ना जाने कितनी फिल्म्स हैं जो कहते हैं ना कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। जो आपका साहित्य होता है, लिटरेचर होता है, वो सोसाइटी का दर्पण होता है, उसमें दिखता है। तो फिल्म से मुतासिर होकर सोसाइटी में कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं। लोग फिल्मों को देखकर नीला दुपट्टा पीला सूट, तो आपने देखा है लोग कॉलेजेस के सामने वो होने लगा था ईव टीजिंग, क्या फिल्मों का गाने दोहरा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी का कोई इशू उठाकर उस पर फिल्में बनती हैं, किसी ना किसी रियल लाइफ हीरो को उठाकर उस पर फिल्म बनती हैं। तो ये तो एक बात रही कि हाँ, बॉलीवुड में अगर इस तरह की फिल्म्स आ रही हैं और अगर वो स्पेसिफिक किसी एक कम्युनिटी को हाईलाइट करते हुए, उसका मुद्दा हाईलाइट करते हुए हैं, तो आप ये देखें कि उसको सीधा ही रिलीजन से जोड़ा जाएगा। और वो बात ठीक भी है काफी हद तक, क्योंकि वो खुले तौर पर दिखता है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये इस्लाम को टारगेट करके बनाई गई है। जबकि हम उसके कोर इशू पे बात करना जो है वो फिर दायां बायां हो जाता है, उस पर फिर हम बात नहीं करते इतनी, क्योंकि वो एक मुद्दा बन जाता है कि ये तो रिलीजियस एक फिल्म थी, इसको रिलीजियस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाई गई है, मजहब पे कुटाराघात है, ये तो इस्लाम को टारगेट किया गया है। अब देखिए, अभी एक गाना आया था, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही रिलीजन पे बात हो रही है। मैं अगर बात करूं तो जवान फिल्म थी शाहरुख खान की, एंड आई थिंक उसमें जो गाना था, तो उसमें उन्होंने जो कपड़े पहने थे, उस रंग को लेकर जो हमारे देश में बहुत हो हल्ला हुआ था, और आपने भी देखा था पॉलिटिकली कितना ज्यादा उस पे शोर मचा था। तो उससे पहले अगर हम जाएं थ्री इडियट्स, उस पे अगर जुडिशरी का भी देखें, तो उनका स्टेटमेंट भी था कि अगर आपको दिक्कत है तो आप ना देखें। तो अगर एक साइड में इस तरह का स्टेटमेंट और इस तरह का एक पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, तो दूसरी साइड में क्यों नहीं आ सकता? अगर आपको दिक्कत है तो आप ना देखने वाली बात क्यों नहीं हो सकती है? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं फिल्मों में, लोगों को नागवार गुजरती हैं। आजकल इतना ज्यादा फिल्मों में एक्सपोजर इतना ज्यादा हो गया कि आप फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म रिलीज होती हैं। तो अगर एक सोशल मुद्दे पर कोई फिल्म आ रही है, तो ये तो समझ के बाहर है कि उसे हम ये क्यों सोचते हैं कि ये हमारे रिलीजन पर कुठाराघात है, हमारे रिलीजन के ऊपर ये एक टारगेट किया गया है। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं इसके अंदर जो मुद्दा दिखाया गया है। आंकड़ों को लेकर भी बड़ी बहस हुई थी जब केरला स्टोरी आई थी, तो मैंने देखा था आंकड़ों को लेकर उस पर बड़ा एक विवाद चला था कि नहीं नहीं, इतना आंकड़ा दिखाया गया है, एक्चुअली में ये आंकड़ा थोड़ी ना था, इसको तो बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है।
अरे मैं कह रही हूँ कि आंकड़ा भले ही एक आंकड़ा था, वो एक महिला के साथ हुआ वो काम, वो एक महिला ने ज्वाइन किया आईएसआई, वो एक महिला की कहानी थी, मगर वो एक भी मायने रखती है। आप आंकड़ों में जाकर, आप रिलीजन का नाम देकर, आप मजहबी कार्ड खेलकर किसी भी सोसाइटी के इशू को, और जो कि एक नेशन वाइड इशू है, जो कि एक वर्ल्ड वाइड इशू बनता जा रहा है, उसे आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब ये हम दो हमारे 12 एक फिल्म आ रही है, मैंने इसका ट्रेलर देखा। कुछ तो चीजें बढ़ा चढ़ाकर भी बताते हैं फिल्मों में, जो नो इशू वो होता है, जब तक आप उसमें मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे तो उनको लगता है कि फिल्म कौन देखेगा। और कुछ जो उसमें कोर इश्यूज जो होते हैं, जो बर्निंग इश्यूज होते हैं ना, दिमाग फिर वहां जाना चाहिए। हमारा हुँ, हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ी मुझे कमी लगती है, अगर फिल्मों को लेकर ही हम देखें, ठीक है, एंटरटेनमेंट के नाम पर हम बहुत सारे व्यूज, हम बहुत सारी चीजों को देते हैं। यूट्यूब का वीडियोस देखें, आप फिल्म देखें, ड्रामास देखें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, आप लोग देखते हैं तभी वो चलती हैं। और लोग देखें इसके लिए उसमें मिर्च मसाला भी डाला जाता है, और उसमें काफी हद तक कुछ परसेंट का उसमें हकीकत बयां की जाती है। बाकी उसमें चीजों को एज इट इज दिखाया जाता है कि भाई ये एक फिल्म थी और हमने एक मुद्दा उठाकर इस फिल्म को बनाया है, या किसी एक रियल लाइफ हीरो की लाइफ जर्नी को दिखाया है। हमारे यहाँ जो है ये चीज ना, इसको बहुत हम लोग एक अग्रेसिव रिएक्शन में आते हैं। मुझे ये बहुत बड़ी कमी लगती है हमारे सोसाइटी, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की बैकवर्डनेस की, कि हमारे यहाँ इंट्रोस्पेक्शन की बहुत कमी है। हम हुँ, आत्मचिंतन करने से ना बहुत बचते हैं। हम अपने आप से सवाल करने की वैसे भी हमारे यहाँ इजाजत नहीं है। और अगर हम में क्यूरियोसिटी हो, तो हमें बोला जाएगा कि आप खारिज हो इस्लाम से, आप एंटी मुस्लिम हो, आप आप गलत बयानबाजी कर रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। पर एक्चुअली वहीं पर ना, मैंने कहा ना, वही चीजें फीकी हो जाती हैं, हम सोशल इश्यूज पे बात करने से रह जाते हैं। हम दो, हमारे 12, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो हस्बैंड वाइफ के और उनके बच्चे बहुत ज्यादा, वो उस एक कोर इशू पे बनाई हुई वो फिल्म होगी, जिसपे एक विवाद खड़ा हो चुका है। और अब इसमें जुडिशरी का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, वो जिनकी अथॉरिटी हो, जो उसके एक्सपर्ट हैं, वो उस पर ज्यादा बेहतर बोलेंगे, क्योंकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ साझा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ नहीं, अगर किसी भी देश का आप देखें ना, अगर आपकी आबादी ज्यादा है, आपके परिवार में लोग ज्यादा हैं, आपकी आमदनी कम है, अब दो लोग हैं, उसमें महिला जो है वो घर का काम देख रही है, पुरुष जो है वो कमाने जा रहा है, और उन्होंने बच्चों की लाइन लगा रखी है, बच्चे इतने सारे पैदा कर लिए, तो इसको आप क्या कहेंगे? गुर्बत की सबसे बड़ी वजह होती है जहालत, और जहालत की सबसे बड़ा वजह होती है कि आप में क्यूरियोसिटी ही नहीं है, आप में कुछ जानने की इच्छा ही नहीं है, आप समझना ही नहीं अच्छा, चाहते कि आपने इतने सारे बच्चे पैदा कर दिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो अल्लाह के नाम पर ये बच्चे, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, अगर आप समझाएं, मैंने, मेरे साथ ये खुद भी हो चुका है, अगर मैं कहूँ कि भाई इतने बच्चे ही क्यों पैदा हुए, ये इतने कम बच्चे होते तो आपका जो एक स्टाइल होता, लिविंग स्टाइल होता, आपका जो जिंदगी जीने का तौर तरीका होता, वो बहुत अलग होता, अगर ये 9 बच्चे ना होकर 2 बच्चे होते। तो सवाल पे बहुत ही अजीबो-गरीब तरह का स्टेटमेंट आता है कि नहीं, नहीं, ये अरे इसमें मदाखलत नहीं करना, इसमें नहीं बोलना है आपको, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी। ऐसे नहीं होता है भई। आप आज के वक़्त में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ इस्लाम में 5 अरकान होते हैं, कलमा, नमाज़, रोज़ा, हज और ज़कात। अब इस 5 राइट, अरकान में ये मैंडेटरी होते हैं। आप इसको ये नहीं कह सकते कि मैं तो नहीं कलमा पढ़ूँगा, मैं तो नहीं नमाज़ पढ़ी, मैं तो ऐसा काम था मेरा, मैं तो रोज़ा नहीं रखूँगा, भई मेरी इच्छा नहीं है। ये आप नहीं कह सकते, ये मैंडेटरी है। बट आज के जी, वक़्त में आप इन 5 अरकान में कितना खरा उतर रहे हैं। आज मैं हुँ, हमारी ही सोसाइटी से सवाल जब करती हूँ कि आप इन मैंडेटरी चीज़ों पे खरा उतर नहीं रहे हैं, और जो चीज़ आप जिसमें सुधार ला सकते हैं, जो कि आपके खुद के हाथ में है, जो आपके पूरी परिवार की सूरत-ए-हाल बदल सकता है, जो एक आपका आपका एक परिवार का इश्यू जो एक सोशल और एक नेशनल इश्यू बनता जा रहा है, आप उसे इतनी ईज़िली कह देते हैं कि ये तो हमारे हाथ में नहीं था, ये तो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, इसमें नहीं बोलना चाहिए। तो कोई भी फ़िल्म अगर आ रही है ना, और वो एक रिलीजियस मुद्दा बन रहा है, उसमें कोई डायलॉग्स ऐसा होगा, कुछ होगा जो लोगों को एक वो हो जाता है कि भई हमारे दिल को लग गई, हमें इसमें ऐसा-ऐसा बोला गया है, ये तो हमें टारगेट किया जा रहा है। पर मैं कह रही हूँ कि ठीक है, वो चीज़ आपको बुरी लगी है, आप उस पर एक आवाज़ उठा सकते हैं कि इसमें इतना एक्सट्रीम ये बोल दिया, ये डायलॉग रख दिया, नहीं रखना था। लेकिन वो जो इश्यू है, वो तो जस का तस राइट, बना हुआ है ना। इलेक्शन एग्ज़ैक्टली, के समय पे राहुल सर, मैंने इतनी ऐसी वीडियोज़ देखी, जो एक सोशल सर्वे होता है, जो लोगों के पास जा जाके जो लोगों से उनकी राय माँगी जाती है, तो उसमें मुझे बहुत देख के अफ़सोस होता है कि इतनी गुर्बत में लोग जी रहे हैं। एक हमारे यहाँ एक घेटो हो जाती है, एक सोसाइटी ऐसा क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, और उसमें जब आप जाके पूछते हैं, तो हम तो इतने सालों से गुर्बत में हैं, हम परेशान हैं, हमारी गरीबी का क्या हल निकला? ये सरकारें आती हैं, जाती हैं, और हम तो वैसे ही गरीब हैं। अब उनसे जब वो पूछा जाता है आपके बच्चे कितने हैं?
कोई कह रहा है मेरे 10 बच्चे हैं, कोई कह रहा है मेरे 12 बच्चे हैं, कोई कह रहा है मेरे 8 बच्चे हैं। आपकी शादी को कितना समय हुआ है? इतना सही समय हुआ है, लेकिन आपके और फिर आप ये देखें कि इस पर जो मतलब इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि अरे प्राइम मिनिस्टर भी तो इतने भाई बहन हैं, ये उत्तर प्रदेश का सीएम भी तो उनके भी तो इतने भाई बहन हैं, ये क्या बात हुई? पुराने वक्तों में अगर जो लोगों ने गलती की या जो उनके द्वारा जो नहीं था, ठीक है, हमारे यहाँ भी मेरे ऐसे बहुत सारे रिलेटिव थे जिनके उस समय में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन आज के वक्त में मैं जो नई पीढ़ी देख रही हूँ तो वो बोलते हैं नहीं भैया 2 ही बच्चे काफी है, नहीं नहीं भैया अभी इतने बच्चे नहीं करने। तो आप प्रोग्रेसिव क्यों नहीं हो सकते? आप जस के तस क्यों बने हुए हैं? अगर आपकी शादी को कुछ ही समय हुआ है तो आपका ये सोच क्यों है कि नहीं मुझे भी बहुत सारे बच्चे करना है? तो ये एक ऐसा इश्यू है ना राहुल सर, इस पे आप और मैं ही नहीं बल्कि हर एक आम और खास को बात करनी जरूरी है। ये फिल्म जो आई है या कोई भी ऐसी फिल्म आती है जो भी आपने नाम गिनाए हैं, और अब वो जो हो गया है कि स्पेसिफिक कम्युनिटी को लेकर वो इश्यू बन चुका है और उस पर फिल्म भी बनती हैं, खुलेआम बनती हैं, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। थ्री इडियट्स के समय पे कितना कुछ ऐसा दिखाया गया था जो कि उसमें नहीं दिखाना चाहिए था, जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो फिल्म रिलीज हुई, खूब चली, अच्छा खासे पैसा कमाया उस फिल्म ने, और इतना ज्यादा अग्रेसिव रिएक्शन हमने नहीं देखा सोसाइटी से। लोगों को बुरा लगा, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन अग्रेसिव रिएक्शन नहीं था कि इसको लेकर हम जो है ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमें टारगेट किया जा रहा है। हिंदू समाज में कितनी सारी कुप्रथाएं थी, मैं जितना भी स्टडी की हूँ, लोग जितना भी पढ़ते हैं जानते हैं, बड़ों से सुनते हैं, भाई पुराने वक्तों में ऐसा होता था, सती प्रथा थी, क्या चेंज नहीं आया आपके यहाँ? आज एग्जैक्टली। बाल विवाह, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह होता है, लेकिन मेरा इतना यकीन है कि कुछ समय बाद ये भी सूरत हाल जो है वो बदल जाएगी। कर्नाटका में अभी भी अंधविश्वास के चलते किसी भी महिला के ऊपर कह दिया जाता है इस पे चुड़ैल आ गई, इस पे डायन आ गई, और उस पे वहां पर एक हो जाता है इस तरह का। हमने काफी सारी न्यूज पहले भी देखी थी, लेकिन एक ये अपवाद स्वरूप कुछ केसेस सामने आते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन मेजोरिटी जो लोग हैं ना उनकी मानसिकता जो है बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत आगे की सोचते हैं। और कभी भी किसी भी चीज पर अगर उनसे रिलेटेड कोई भी कोई फिल्म रिलीज हो रही है, कोई गाना आ गया, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ गया, तो वो अग्रेसिव रिएक्शन आपके यहाँ नहीं होता जितना हमारे यहाँ होता है। और ये सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ बैकवर्ड होने की। अब आप देखिए, शायद आपका जब ये प्रोग्राम रिलीज होगा, जब ये पब्लिश होगा, तो शायद उस दिन इंटरनेशनल योगा डे हो जाएगा। मतलब आज 20 तारीख है, कल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है। हमारे यहाँ आज भी मतलब समझाते समझाते इस बात को मैं क्या ही कहूँ, इस पर एक वाकई में एक सोशल कैंपेन ऐसा होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। रिलीजियस से जोड़कर रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव बना देते हैं, एक नजरिया ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि ये जो है धार्मिक है। अब इसमें हेल्थ बेनिफिट कितने हैं समझाने के लिए अगर हम चलें और बताएं लोगों को, तो वो तो आपको गलत साबित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो चश्मा लगा हुआ है ना मजहब का, उसकी परत बहुत मोटी है, और उसको साफ करना वो ऐसे ही होगा कि जब एक सोशल अवेयरनेस जागेगी, लोग जहालत से निकलेंगे, चीजों को समझेंगे, तो वो समझेंगे भाई ये तो सऊदी अरब में हो रहा है। इंटरनेशनल योग डे पे वो अपने यहाँ सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके यहाँ वर्कशॉप्स होती हैं, और वहां पर इंटरनेशनल योग डे पे इतनी बड़ी तादाद में सऊदी अरब जैसे जो मुस्लिम कंट्री है वहां पर ये चीजें हो रही हैं। आगे आने वाले वक्त में और तमाम मुल्कों में जहां पे अभी भी इसको एक बना दिया जाता है कि नहीं भाई ये तो एक, और खास करके मैं दूसरे देशों की क्या बात करूं, हमारे मुल्क में ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं इसको योग नहीं करना है, योग तो बड़ा वैसा है, योग नहीं करना है, ये तो धार्मिक उसमें है, ये तो हिंदू रीति रिवाज का अंग है। आप इसमें कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज कर सकते हैं। आप मतलब फिर मैं ये समझती हूँ कि लोगों का क्या ईमान इतना कमजोर है कि कोई भी चीज आपका ईमान डगमगाने के लिए काफी है, और आप उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू रख दें और कह दें कि समाज से इस चीज को हटाएं क्योंकि ये मेरे मजहब पे पॉइंट कर रही है, क्योंकि ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि मेरे मजहब में मदाखलत है। तो क्या इतना कमजोर ईमान होना चाहिए? क्या आप योग का भी उसके भी खिलाफ हैं? आप 12 बच्चों की बात आ जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात आ जाए, वन नेशन वन लॉ की बात आ जाए, तो वहां आप खड़े होकर यही कहने लगे कि नहीं ये सब कुछ मेरे खिलाफ है। मैं एक आपके प्रोग्राम में, क्योंकि आपने मुझे टॉपिक बता दिया था, तो 1870 की बुक का मैं देख रही थी, उसमें द इंडियन जी, जी। मुसलमान, 1870 की वो सर विलियम की बुक थी, सर विलियम विल्सन हंटर की बुक। उसमें उन्होंने क्या था, उसका जो हाईलाइट पॉइंट बताती हूँ मैं, उसका मेन पॉइंट क्या था उसमें, 1870 और आज हम कब हैं 2024 में, हुँ, 80% मुसलमान देश में पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, प्रोग्रेसिव नहीं हुँ, है, बैकवर्ड है।
उस बुक में 1870 में ये बात कह दी गई थी। और आज अगर आप आज के वक्त की बात करें ना, जिसमें आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें, उसके अलावा आप अमिताभ कुंदू जी की रिपोर्ट पढ़ें, इन सब कमिटीज की रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो उसमें मेन इशू जो है मुस्लिम सोसाइटी के बारे में जो उन्होंने बात की है, क्यों हम बैकवर्ड हैं, क्यों अभी तक हम आगे नहीं बढ़ चुके, क्यों हमारा कंट्रीब्यूशन हमारी इतनी ज्यादा आबादी के बावजूद भी इतना कम है, क्यों अभी भी हम इंट्रोस्पेक्शन में नहीं है, हम उस चीज में बिलीव ही नहीं करते हैं कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हमें साइंस डेवलपमेंट पर क्वेश्चन कर रखने चाहिए, हमारे क्वेश्चन के सवालों के जवाब आने चाहिए, उस चीज में हम क्यों पीछे हैं, ये चीजें तो बहुत पहले से आ रही हैं। तो राहुल सर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे सिर्फ एक फिल्म आने से वो एक ज्वलन मुद्दा हो जाता है, लेकिन वो फिर दाएं बाएं हो जाता है और वो एक रिलीजियस इशू बनाकर कि हम पर ये टारगेट हो रहा है, हम मेन इशू तो भटक जाते हैं। और जो गुर्बत के हालात हैं, जो बैकवर्डनेस के हालात हैं, जो हमारे पिछड़ेपन के हालात हैं, जो हमारे यहाँ एक रेडिकल माइंडसेट है, वो जस का तक बना रह जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आम हो जाना चाहिए इस बातचीत को, हर एक व्यक्ति इस पर सोचे और सवाल अपने अंदर लाए, क्यूरियोसिटी लेकर आए, तभी अवेयरनेस आ सकती है। और यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट के करने से नहीं होगा, जो एक आम व्यक्ति है ना, उसको खुद से आगे बढ़ना होगा, उसके हमारी मुस्लिम समाज से लोगों को आगे निकलना होगा और बात रखनी होगी। जी बराबर। आपने कुछ कुछ बातें बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। इसके अंदर मैं अगर एक चीज़ को पॉइंट आउट करूँ या फिर एक चीज़ के ऊपर मैं थोड़े से अगर मेरे व्यू रखूँ, तो आपने जो बोला कि ये एक बहुत आम बात है जो सुनने में आती है कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर अगर वो अल्लाह की देन है तो अल्लाह भी उन्हें खाने-पीने के लिए सब देगा। पर अगर अल्लाह भी उन्हें खाने-पीने के लिए दे रहा होता, तो क्या आज उस फैमिली में जो भी एक्स वाई ज़ेड फैमिली में क्या वो इतनी गुर्बत में होती? नहीं होती। ये चीज़ एक समझने वाली चीज़ है कि आपको आपकी इनकम, आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, उस हिसाब से आपको आपकी फैमिली की प्लानिंग करके फिर एक समझदारी से आगे बढ़ने की बात है। और इसको हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये अल्लाह की देन है या ये भगवान ने दिया है, जो भी चीज़ें हैं। ये आपको आपकी आपकी मर्ज़ी से आपने आपके बच्चे आपके लिए किए हैं। और अगर आप उसको एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक ऊपर वाले की देन समझेंगे, तो वो कभी भी आप उस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएँगे। एक और चीज़ आपने बोली एजुकेशन। एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। और आपने सही बात कि लगभग-लगभग 80% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वो या तो एजुकेशन या फिर एक समझ जितनी होनी चाहिए, उससे शायद थोड़े से नीचे हैं। वो एक थोड़े से नहीं, अवेयरनेस बहुत ज्यादा नीचे हैं, एग्ज़ैक्टली बहुत तो ज्यादा। वो एक अवेयरनेस होना सोसाइटी के अंदर वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं इसी इसी कन्वर्सेशन को थोड़ा-सा और आगे आगे बढ़ाऊँगा और उसी फ़िल्म से रिलेटेड एक बात और कही गई है, अगर आपके इल्म में हो, अगर आपकी नॉलेज में हो, तो मैं उस बात को थोड़ा-सा और समझने की कोशिश करूँगा। इस फ़िल्म में एक सूरा अल बकरा की आयत 223 का रेफ़रेंस देके महिलाओं के बारे में बात की गई है। क्या बोला गया है मैं अभी इस कॉल में नहीं बोलूँगा, पर आई एम श्योर आपने वो चीज़ें सुनी होंगी या देखी होगी कि क्या वो डायलॉग या फिर क्या बातें कही गई हैं। तो इन बातों में, इन चीज़ों में, प्रैक्टिकैलिटी में कितनी सच्चाई है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा? एक्चुअली राहुल सर, मैं बहुत सारा ऐसे लोगों को देखती हूँ आज के टाइम पर सोशल मीडिया में, कोई किसी भी एक कुरान शरीफ की कोई एक आयत ली जाती है गूगल से, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं और कहते हैं इनके यहाँ तो ऐसा होता है, इनके यहाँ तो वैसा हुँ, होता है। इस तरह से मुझे खुद को भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। अभी बकरीद गई है, जिसको बकरीद बोला जाता है, हालांकि मुझे कहीं, मैंने जितना पढ़ा आज तक, जितना समझा अपने बुजुर्गों से, बकरीद वर्ड कुछ है ही नहीं। ईद उल अजहा था, जिसको एक आप समझ रहे हैं कि उसको अपने हिसाब से बकरीद कर दिया, हालांकि उसमें बकरे भी कट रहे हैं, सब कुछ कट रहा है, लेकिन ईद उल अजहा था। और वो क्या था कि जो हज पर गए हैं उन पर कुर्बानी लाजिम थी, और वो एक रिलीजियस पॉइंट था। अब उस पे हज पे कितने सारे लोग जा सकते हैं, किसको बनता है, किसका फाइनेंशियली वो इतना है, अगर उसके अंदर हिम्मत, तो वो जा सकता है। लेकिन हज भी इन पांचों अरकान में से, जो मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक है कि आपको हज अपनी जिंदगी में एक बार करना है। तो चीजें कैसे बदलती हैं?
तो सूरह वो ईद उल अज़हा जो थी, वो बकरा ईद बन गई। अब इस तरह की कुरान शरीफ की जब आयतों का वो होता है, तो मैं फिर वही कहूँगी कि मैं रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और जिसको एक पूरा माशरा हमारा आँख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो कर रहा होता है। वो सवाल नहीं करता है कि अच्छा चलिए एक्चुअली ये बात अगर कही गई है, तो फिर मैं आज के समय में इस बात को फॉलो करके क्या ही हासिल कर लूँगा, सिवाय अपनी तदबीर करा के। आप हुँ, ऐसे तो मैंने कहीं नहीं देखा लाउड स्पीकर का कोई ज़िक्र कहीं लिखा हो, लेकिन आज लाउड स्पीकर के लिए मर कटने को तैयार होते हैं। लाउड स्पीकर को राइट। लेकर आपको याद, अगर मुझे ध्यान नहीं पड़ता है, 1506 1505 शायद या 1515 इनमें से एक डेट के साल के करीब फतवे जारी की गए थे लाउड स्पीकर को लेकर के। जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेगा मुस्लिम कम्युनिटी से, तो उस पे फतवा था कि वो उसको सही नहीं माना जाएगा। आज के समय में हुँ, ये चीज कितनी आम हो गई है। तो किस कुरान शरीफ की किसी भी आयत का जब लेके उसको ट्रांसलेट किया जाता है, मैं एक शख्स थे बहुत आमिल कामिल, उन्होंने बोला कि बेटा आज के वक्त में जो कुरान शरीफ है उसमें ट्रांसलेशन बहुत सारी चल रही है। जब तुम देवबंद में जाओगे और इसको केरला के गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी इस चीज को वेरीफाई किया है। तो जब जी, आप दारुल उलूम जाएंगे तो वहां आप देखेंगे, उन्होंने आरफा खानम शिरवानी साहब के साथ उनका एक इंटरव्यू भी है, उसमें उन्होंने बड़े एक्सप्लेन किया है कि भाई मैं तो हैरान रह गया जब मैंने वहां का उठाया और जब मैंने उसके अंदर पढ़ा, तो वो ट्रांसलेशन उन ट्रांसलेशन से अलग थी जो मैं पढ़ता हूँ। सूरह इकरा, जो वर्ड इकरा है कुरान शरीफ का, वो फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड था। आज जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ खोलते हैं हम, तो इकरा पहला वर्ड नहीं मिलता हमें, वो 96 आयत में मिलता है हमको। मतलब 96 पे कैसे पहुंच गया हूँ, ये कहाँ हुँ, फिर, जबकि मैंने तो ये सुना है कि कोई फेरबदल रद्दोबदल हो ही नहीं सकता। हमारा कुरान हुँ, शरीफ जो है उसमें कोई रद्दोबदल हो ही नहीं सकता, तो चीजें कैसे बदली, ये कब बदली गई। तो मुझे वो आमिल कामिल शख्स वो ऐसे बोले कि आज के वक्त में 6 तरह की ट्रांसलेशन चल रही है, 6 डिफरेंट कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन चल रही है। तो मैं कभी इस चीज पे फिर बहस ही नहीं करती हूँ किसी से, कोई मेरे सामने लाता भी है ना, तुम्हारे उसमें तो ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। मैं आज के समय में क्या फॉलो कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या अप्लाई कर रही हूँ, मेरी वजह से मेरे इस्लाम पर, मेरे मुसलमान होने पर कोई मुझ पर उंगली ना उठाए। मेरी लाइफ स्टाइल में वो चीज झलकनी चाहिए। मैं को एग्जिस्टेंस को कितना तरजीह देती हूँ, मैं टॉलरेंस में कितना बिलीव करती हूँ, मैं दूसरे के अकीदे को, दूसरे की आस्था को कितना रिस्पेक्ट करती हूँ। ये इंपॉर्टेंट बातें आप क्यों आम नहीं कर देते। आप बहुत चल रहे हैं कि कुरान शरीफ के आपकी इस आयत में ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, आप फॉलो कितना कर रहे हैं। 5 वक्त की नमाज आई है, उसके अलावा हुँ, भी बहुत सारी नमाजें होती हैं, लेकिन 5 वक्त की मेन नमाजें आई हैं। आज आप पूछ के देखें, मस्जिदों के पीछे झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कोरोना के वक्त में मैंने देखा था जब ये ऑर्डर्स थे कि आप जो है वो सोशल गैदरिंग जो है वो नहीं होगी, लोग इकट्ठा नहीं होंगे, और इसके लिए जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको बंद कर दिया गया था कि कोरोना का वक्त है। आपने देखा था पॉलिटिकल लीडर्स की किस तरह की बयानबाजी आ रही थी, आम लोगों में किस तरह का रोष था। हमारे कम्युनिटी से लोग निकल कर कह रहे थे कि ये तो हमारे रिलीजन पर चोट पहुंचाई जा रही है, हमें मस्जिदों से दूर करने का ये एक तरीका निकाला गया है। आप कितने 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। आज मैं कितनी मस्जिदों को देखती हूँ जो खाली पड़ी है। आप 5 वक्त की नमाज तो छोड़ें, आप 2 वक्त की नमाज पढ़ने नहीं जाते। यही बातें अगर कहो तो बुरा बोला जाता है। मैंने खुद कंप्लेंट की थी कोरोना के वक्त में, कोरोना काल में हमारे यहाँ थोड़ा सा दूर एक मस्जिद पे ऐलान कर रहे थे कि ये जो है सब एक वो है, साजिश है, आप आइए निकलिए। और उस टाइम पर पुलिस की गाड़ियां जो है वो ऐसे सबको समझा रही होती थी कि आप लोग जो है इकट्ठा नहीं होंगे, तो वो चेकिंग पे निकलते थे। तो मुझे दूर से आवाज आती थी, तो फिर मैं जब हमारे एरिया से निकल कर गई एक गाड़ी, तो मैंने उनको रोका वहां से और मैंने उनको कंप्लेंट की कि यहाँ कुछ थोड़ी दूर पर एक आवाज आती है जो रोज ये ऑर्डर दे रहे होते हैं कि आप आइए, आप निकलिए, आप घरों से निकलिए, आप आइए। मतलब वो खुद लोगों को उकसाने वाली बातें, बुलाने वाली बातें। लोग अपने घरों में हैं, उनको मालूम हो गया कि भैया कोरोना एक बीमारी आई है, हमें बच के रहना है। हमें सबसे मेन बात यह है कि हमें अपना खुद का जो वो रखना है, मेंटेन रखना है दूरी, वो हमें खुद करनी होगी। हमें खुद से इस बीमारी से दूर रहना होगा। लेकिन वो साहब जो थे वो रोज यही कर रहे थे। तो फिर उन्होंने मुझे नंबर दिया, उन्होंने बोला बेटा अब की बार ये ऐसा कोई यहाँ से आवाज, हम जा तो रहे हैं, हम देखेंगे उधर पूछताछ करेंगे, लेकिन अब की बार हुँ, ऐसा कुछ होता है तो आप हमें कंप्लेंट कीजिएगा। तो आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा। अगर इस तरह की चीजें सिर्फ ये कहकर कह दी जाती हैं कि आपके इस्लामिक आपके रिलीजियस बुक में ऐसा लिखा है, आप इसे फॉलो करें, तो हमें देखना होगा कि वाकई में आज के वक्त में मैं उसे फॉलो कर रही हूँ और इसमें ये मुझे क्या बता रहा है। हमारे यहाँ, जैसे कि मैंने कहा, गुर्बत, पिछड़ेपन, तमाम प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा जो मेन उसका रीजन होता है वो होता है जहालत।
जहालत मतलब जब मैंने इक़रा वर्ड बोला तो उसका मतलब ही होता है पढ़ो और आप उस ऊपर वाले की आप अल्लाह के जो सबसे पहला ऑर्डर है हम उसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं। हम पढ़ाई को तरजीह नहीं देते हैं, हमें लगता है कि रिलीजियस एजुकेशन ले ली वही काफ़ी है, हमको नहीं हुँ, करना। आज के वक़्त में हमारे देश में मैं एक बहस छिड़ी हुई देख रही हूँ और पता नहीं ये इतनी लेट क्यों ये बहस शुरू हुई, अशराफिया और पसमानदा मुस्लिम की बहस। एक एलीट क्लास है और एक वो पिछड़ा हुआ पूरा तबका है जो कि एक वोट बैंक भी है, जो कि इतना बैकवर्ड है, इतना रेडिकल है कि कभी भी उनको लगता है कि वो बाहर निकलेंगे पत्थरबाजी कर देंगे। जो इतने ज़्यादा ब्लाइंड फॉलोवर हो जाते हैं कि किसी को भी फॉलो करते हैं व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप पे ही अपने स्टेटस लगाकर एक कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने की कोशिश हो जाती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना तो जिन पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन पर जो रिलीजियस जो भी है वो होते हैं अपने आप को कहते हैं कि हम रिलीजियस हम हैं ठेकेदार, हम हैं सबसे बड़े मसीहा हैं, हम आपके रहनुमा हैं। तो फिर आप वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट आए, हमारा पूरा कम्युनिटी उससे आगे बढ़ सके? मुझे बहुत सारे रीज़न्स लगते हैं। लिटरेसी का आपने बात किया और मैं 2011 सेंसस का ही यहाँ आंकड़ा रखूँ, तो जो लैक ऑफ एजुकेशन है हमारे यहाँ बहुत आला दर्जे की है। बहुत आला दर्जे की। हमारे यहाँ एलीट क्लास में कुछ पढ़ लेते हैं तो उनके तो मिज़ाज ही बदल जाते हैं और जो हमारे यहाँ पसमंदा में पढ़ लेते हैं, उनको बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो अभी एजुकेशन से बहुत दूर है। हुँ, और मैं अगर ऑल ओवर बात करूँ तो 42.72% लिटरेसी रेट है हमारे यहाँ, जिसमें कि जो अ, मेल लिटरेसी रेट है वो और भी कम है, 37.59 फीमेल में 48.10%। तो आप देखें कि हम लिटरेसी रेट में हम कितने पिछड़े हुए हैं। मतलब कि आप कंपेयर करने भी बैठे हैं तो हम सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। हम एजुकेशन करना ही नहीं चाहते। हमारे यहाँ एजुकेशन का रिवाज ही नहीं है अभी। अभी बहुत सारे तबके ऐसे हैं, अब तो हालाँकि चीज़ें बहुत मैं देख रही हूँ बदलते हुए, लोगों की सोच में तब्दीली आ रही है, लेकिन वो उस अ, बड़े लेवल पर नहीं है जैसे होने चाहिए। तो और देखें सबसे यहाँ पे ना एक मैंने से आपको 1870 की बुक का ज़िक्र किया, जो उस वक़्त में कहा गया था कि कितना 80% से ज़्यादा मुस्लिम जो है वो बैकवर्ड है, गरीब है, पिछड़ा हुआ है, प्रोग्रेसिव नहीं है और आज हम 2024 में बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर राइट। आप 1206 से लेके 1707 तक के पीरियड की बात करें, हम इतने कैसे पिछड़ गए? 1206 से 1707 तक तो इस्लामिक शासक थे ना, मुस्लिम शासक थे, इस्लाम धर्म को फ़ॉलो करने वाले शासक थे ना। तो फिर हम क्यों इतना हम इतना अपलिफ्ट क्यों नहीं हुए? हम इतना बैकवर्ड कैसे रह गए? हमारे लिए उन्होंने काम क्यों नहीं किया? हमारे अच्छे हालात के लिए हमारी हमारे हम ये जो आज आज एक बड़ा ईज़ी लगता है कि हमारी हालात का जो ज़िम्मेदार है वो मोदी है। मोदी दरिंदा है, मोदी की वज़ह से ऐसा हो रहा है, ये पूरा बीजेपी की वज़ह से हम लोगों के दुश्मन हैं। ये बहुत ही ईज़ी सा रहता है कि भैया ठीक है, हमारे पास एक है ना बताने के लिए रीज़न क्यों हम बिछड़े हुए हैं, हमारी खुद की वज़ह से पिछड़े हुए नहीं हैं। भाई फलाँ पॉलिटिकल पार्टी आई, फलाँ लीडर आया, उसकी वज़ह से हम पिछड़ गए। लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये जो लिटरेसी रेट आ रहा है, 2011 का सेंसस है, अभी हम इस 2000 जभी भी सेंसस होगा, आगे मुझे एग्ज़ैक्टली कन्फर्म नहीं मालूम, तो तब ये सेंसस होगा तो आपको पता है हमारी आबादी अभी हम 14 पॉइंट कितना परसेंट है? आई थिंक 14.2% है। 2011 सेंसस के अनुसार जो है हम 17-18 करोड़ की आबादी है। अब का हाँ, अभी जब भी सेंसस होगा आप हमें देखिएगा हम बहुत बड़ी आबादी हो चुके होंगे। हमारा लिटरेसी रेट जो है कुछ परसेंट में इम्प्रूव हुआ होगा, जितना मुझे लगता है। बाकी कुछ अच्छे आंकड़े आ जाएँ तो मैं तो खुद चाहूँगी कि मैं यहाँ गलत साबित हो जाऊँ। लेकिन हालात जो हैं वो तेज़ी से बदलने की ज़रूरत है, वो उतनी तेज़ी से नहीं बदल रहे हैं। थोड़ा लॉट्स ऑफ थिंग्स जिस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। ज़मीनी तौर पर आज मैं देखती हूँ लोगों को हाँ, हाँ, बैठकर खुद से ऐसे ही कंडेम कर देते हैं। कोई कहीं कोई केस हुआ उसको हमने अपने आप तक कंडेम कर दिया। क्यों आपकी इतनी मुखर आवाज़ नहीं है कि आप उसे एक बड़े लेवल पर कंडेम करें, आपसे दूसरे भी मुतासिर हो सकें? गाली देना आसान होता है और जो व्यक्ति गाली देता है ना आप तर्कों से, अपने लॉजिक से गलत साबित कीजिए ना। आप त गाली दे देते हैं, अब आप पे कोई बात कर रहा है, अब मैं जैसे यहाँ बता रही हूँ, आपको और मुझे गाली पड़ जाएगी। आप लॉजिक लाइए ना, आप फैक्ट्स लाइए, आप डेटा पे बात कीजिए। आप अभी तक हम क्यों इतने पिछड़े हुए हैं? हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखें, पॉलिटिक्स में एक ये हमारे यहाँ सबसे बुरा हाल है। पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ कुछ लोग आप देखें हैदराबाद की पॉलिटिक्स का ही आप देखें, कुछ चंद लोग जो हैं वो बड़े ओहदों पर पहुँच जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो खिदमत-ए-खल्क करने के लिए आए हैं। लेकिन वो खिदमत-ए-खल्क करते-करते अपनी जेबें भरने लगते हैं, अपना पावर का गेम शुरू हो जाता है। कहते हैं हम तो सेक्युलरिज़्म पे बात करेंगे। जब सेक्युलरिज़्म पे बात होने लगती है, तो बस उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम भी दूर-दूर तक सेक्युलर नहीं होते हैं। उनको सिर्फ़ अपना उल्लू सीधा करना होता है।
एक बहुत बड़ी आबादी को अंधा रखकर, उनको ब्लाइंड फॉलोअर बनाकर, उनको सिर्फ झंडे उठवाना है, उनसे कुर्सियां उठवाना है, उनसे नारे लगवाना है। और हमारे यहाँ हमारी कम्युनिटी के लोग इस बात को समझते ही नहीं है। उनके हित के लिए जो बात करे उसे वो बुरा समझते हैं, लेकिन उनको जो बरगलाए, जो उन्हें रिलीजियस चश्मा लगाकर उनके अक्लों पे ताला लगा दे, उसको वो अपना रहनुमा, अपना मसीहा समझते हैं। तो ये एक ऐसी बुनियादी प्रॉब्लम्स है ना हमारे यहाँ, बुनियादी वजूहात है ना, जिस पर हम वर्क नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सोसाइटी लेवल पे वर्क करना होगा, यहाँ पर जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको वर्क करना होगा, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझ के इस्तेमाल करते हैं। क्यों भाई, पूरे इलेक्शन में आपने कहीं कोई ऐसा कैंपेन, कहीं कोई ऐसी रैली, कोई ऐसा आपने कुछ भी ऐसा भाषण देखा जो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे बात करे की गई हो, जिसमें मुसलमानों की, या जिसमें एजुकेशन को बेहतर करने की बात की गई हो, या जिसमें साइंस से टेक्नोलॉजी से जुड़ो, कंट्रीब्यूशन दो, अपनी कंट्री के लिए बेहतर करो, अपने रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट फंडों से बाहर निकलो, सोसाइटी के लेवल पर सोचो। आज के वक्त में बड़ा इजी है कि हम कह रहे हैं कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली आप मुनाफिक हैं, आप हिपोक्रेट हैं, क्योंकि आप ना वो फॉलो कर रहे हैं सही से, ना आज के वक्त में आपका कोई खास कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और आप जब ये दो नाव की सवारी करके आप जब फंसते हैं ना, तो आधे तीतर आधे बटेर वो कंडीशन हो जाती है जैसे पड़ोसी मुल्क की है। अगर एग्जैक्टली। ये इस्लामिक नेशन है ना पड़ोसी मुल्क, तो ये तो इन्होंने तो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर अलग किया था ना। आज कंट्री का हाल देखें आप। तो ये मुनाफकत जो होती है वो ज्यादा समय तक नहीं चलती है। ये एक सोशल इशू ना होकर ये एक नेशनल इश्यूज हैं, ये वर्ल्ड वाइड इश्यूज हैं। आज जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं, हमारी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर आप गल्फ कंट्रीज में जो तेल है, जो उनका ऑयल इकोनॉमी है, अगर हम उसको पूरी तरह से हटा दें, उनकी पॉलिसीज में से पूरी तरह से अगर आप ऑयल इकोनॉमी को हटा दें, तो आप जरा मुझे बताएं क्या उनके अचीवमेंट्स हैं जिस पर उनका पूरा कंट्री सरवाइव करेगा। सबसे ज्यादा पिछड़ापन, सबसे कम आबादी होने के बावजूद भी सऊदी अरब की आबादी कितनी होगी, 3 साढ़े 3 करोड़ के आसपास की आबादी होगी, लेकिन उनका पूरा इकोनॉमी जो है वो ऑयल पर है। तो इसलिए उन्होंने, जैसे ही भाई ऑयल खत्म हो जाएगा, तो उन्हें मालूम है कि रिन्यूएबल एनर्जी का टाइम है, दुनिया बदल रही है, हर कोई अब तेल से शिफ्ट हो रहा है, और सोलर ऊर्जा की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है। तो वहां पर उनके तेल के कुएं, चाहे उनके पास भंडार भी हो, तो आगे वो काम नहीं आने वाले हैं। और इसी वजह से उनकी इकोनॉमी का जो पॉलिसी है वो शिफ्ट हो रहा है। तो जहां पे आप ये देख रहे हैं कि आप चूंकि आपको सरवाइव करना है इस दुनिया में, क्योंकि अगर आपका प्रोग्रेसिव माइंड नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर सकते, आप पिछड़ जाएंगे और आप हद से ज्यादा पिछड़ जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा नदीर है अपने आप को चेंज करने में खुद सऊदी कंट्री, खुद सऊदी अरब, खुद यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के आप सातों उनकी स्टेट्स देखें, उन सब में चेंजेस हो रहे हैं और बड़ी तेजी से चेंज हो रहे हैं। और हमारे यहाँ का देखें आप, इधर एशिया का खित्ता देखें तो अपने आप को बदलना नहीं चाहते लोग। लिटरेसी रेट इतना, एजुकेशन का इतना कमी, इकरा पहला शब्द होने के बावजूद भी आज इकरा 96 पे पहुंच गया, और आप जो है उस आयत, उस सूरत पे अमल ही नहीं कर रहे हैं। जो अमल कर रहे हैं वो अपने आप को किसी भी रेडिकल प्रीचर के माइंड बातों में आकर, किसी भी ये आईसीस क्या है, ये लोग किस नाम पे वो करते हैं, ये थोड़ी ये ना कहते हैं कि आपको पैसा मिलेगा, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। नहीं, वो तो कहते हैं कि आप जाओ, आप मारो, आपको हूरें मिलेंगी, आपको जन्नत में आला मकाम मिलेगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। किसी बेगुनाह को मारकर कौन कह सकता है कि आप कुछ अच्छा कमा लेंगे इस दुनिया में या आखिरत में, कुछ आप अच्छा कर लेंगे। बट आप अगर रिलीजन को वेपनाइज कर देंगे, आप उसका डोमिनेंस कायम रखने के लिए उस बहुत बड़ी आबादी को भटकाकर उसको ब्लाइंड कर देंगे, उनकी अक्लों पे ताला लगा देंगे, तो ये एक्सट्रीम नजरिया जो है ये जारी रहेगा। मैंने कुछ दिन पहले हमारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर किया था, औरंगजेब के बारे में वीडियो। औरंगजेब द सोल्जर, कश्मीर का वो बंदा जो ईद मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे, और उनके ऊपर टेररिस्ट, मरने वाला मुसलमान था, मारने वाला भी मुसलमान था, लेकिन दोनों की सोच का फर्क देखिए। एक ने अपने मुल्क को बचाते हुए जान दे दी, उसके मुल्क की सिक्योरिटी, उसके मुल्क के लिए उसकी मोहब्बत, वो जज्बा जो उसके बाद में दोनों भाई उनके, उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन की, नाम था औरंगजेब। आज के वक्त में जब हम औरंगजेब नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में द मुगल एम्परर औरंगजेब की बात आती है, उस बादशाह की बातें आती हैं, उसका रूढ़िवादी नजरिया वो कैसा था, उस पर एक डिबेट शुरू होती है। लेकिन मैंने उसमें यही कहा कि नाम नहीं, अपने कर्म से अच्छे बनते हैं। हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारा नजरिया हमारी सोसाइटी में चेंज ला सकता है। हमारा जो एक बैकवर्ड, इतना बड़ा सोसाइटी है ना, हमारा कम्युनिटी इतना बैकवर्ड है
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आप देखें, इतने पन्नों की रिपोर्ट है, इतनी लंबी रिपोर्ट है, आप उसमें पढ़ते जाएंगे, आप चीजें दर परत देखेंगे। उस कमेटी की रिपोर्ट में आपको बहुत कुछ मिलेगा। अमिताभ कुंदू की रिपोर्ट आप पढ़े, उसमें बहुत कुछ मिलेगा। आपको हैरानी होगी कि आज हम तब के वक्तों से, मैं 1206 का वक्त लेकर चली गई, 1206 से 1707 के बीच में इस्लामिक रूलर थे यहाँ पर जो इस्लाम को फॉलो करने वाले थे। तो क्यों नहीं आया बदलाव? क्यों हम इतने बैकवर्ड हो गए? चले फाइनेंशियली बैकवर्ड है, हो गए, हम लिटरेसी में भी बैकवर्ड हो गए, हमारी पढ़ाई लिखाई भी। आज देखें आप, एक आंकड़ा में देख रही थी, एनएसएसओ का ई सर्वे था, ये जो आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें ये काफी कुछ वक्त पहले का है। मुस्लिम्स हैव द लोएस्ट एनरोलमेंट रेट इन हायर एजुकेशन अमॉन्ग रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया। ये इस तरह के जब आंकड़े आते हैं और ऑल ओवर हमारा लिटरेसी रेट इतना कम आता है, 42.72% का रेशियो हमारा है, उसमें महिला और पुरुष इतने कम हैं पढ़े लिखे। और वो पढ़े लिखे भी कैसे, सिग्नेचर करना भी नहीं जानते बहुत सारे लोग। उन्हें आप जो कह देंगे वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर हमारा बन के खड़ा हो जाए और वो हमारे एरिया में आकर हमें कहे हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हमें वोट देना। आज देखिए आप, इलेक्शन के बाद हमने एक बहुत बड़ी लाइन लखनऊ में देखी, कर्नाटक में ऐसी लाइन देखी, महाराष्ट्र में ऐसी लाइन देखी, जहाँ पे जो हमारी मुस्लिम महिलाएं थी वो इसलिए खड़ी थी, उन्होंने कहा कि हमें वादा किया गया था कि अगर जीते तो हमें पैसे देंगे। उनको दो बातें हो गई इसमें। एक तो आपने पैसे, सिर्फ पैसों के नाम पे वोट दे दिया, अपना कीमती वोट आपने दे दिया। आपके एरिया के लिए, आपके देश के लिए कौन आपका उस वक्त का कैंडिडेट, आपके एरिया से कौन था अच्छा, आपने वो चीज नहीं सोची, उतने तक तो आप गए ही नहीं ना। और दूसरा, पॉलिटिकली आप देखें, फायदा उठाया। ऐसी वीडियो सामने आई हैं अभी अभी कि जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको पैसा मिलेगा। ये नहीं बता रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो पैसा मिलेगा, ये बता रहे हैं कि अगर जीता ये कैंडिडेट तो आपको पैसा मिलेगा। तो ये बातों में दो दो बातें हो गई, ये अलग अलग बातें, लेकिन आपका कीमती वोट जो था वो उन्होंने ले लिया। तो अभी तो बहुत एनलाइटमेंट की जरूरत है, बहुत चीजें बदलने की जरूरत है राहुल सर। इस पे मैं और आप, सिर्फ मेरे और आपके तस्करे करने से नहीं होगा, हमारी खुद की कम्युनिटी को उठना होगा। हम किसी भी फिल्म को लेकर अपना आक्रोश प्रकट कर देते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। हमारा लिटरेसी रेट सुधारना होगा, हमें एजुकेशन में आगे बढ़ना होगा। आज इतनी सारी स्कीम्स, इतनी सारी पॉलिसीज, इतनी सारी स्कॉलरशिप जो है वो मुस्लिम्स के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है, और उसका एक अच्छा फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ इस्लाह की बात की जाती है कि आप अपनी इस्लाह कीजिए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आइए। पहले खुद को सुधारो, फिर समाज को सुधारने निकलो। पहले खुद के अंदर चेंजेस लाओ, अपनी सोच परिवर्तित करो। तो वो इस्लाह, वो रिफॉर्म हमारे यहाँ अभी नहीं है। आपके यहाँ हिंदू में, समाज में मैंने देखा है, डाइवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपके यहाँ, है ही नहीं। विवाह विच्छेद का वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, और वो ट्रिपल तलाक बड़ी धूमधाम से होता था। लेकिन आज के वक्त में वो कॉन्सेप्ट तो नहीं है, जो कि बुरा ही माना जाता है। लेकिन आज आप देखें, आपके यहाँ इतना रिफॉर्म कर दिया, क्यों आपके यहाँ डिवोर्स नहीं हो रही है? जब एक व्यक्ति दूसरे के साथ नहीं वो एडजस्ट कर सकते, नहीं दो लोग आपस में साथ चल सकते हैं, तो वो अलग हो सकते हैं। तो आपके यहाँ इतने प्रोग्रेसिव हैं कि वो कॉन्सेप्ट नहीं था, और हमारे यहाँ वो है। और हमारे यहाँ उसको ट्रिपल तलाक करके दिया जाता था, जो कि इस्लामिक कंट्री में भी नहीं था। उस पर रोक लगी तो हमारे यहाँ जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने कहा कि ये तो शरिया में मदाखलत है। अगर कुछ भी सोसाइटी रिफॉर्म होता है, आप उसे सिर्फ ये कह दें कि ये शरिया में मदाखलत है, तो वो सोसाइटी रिफॉर्म कैसे होगा? आप सिविल लॉज में कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगे, वो भी पूरी तरह से नहीं चलना चाहते। ट्रिपल तलाक खत्म होती है तो हो हल्ला हो जाता है, पॉपुलेशन पे बात होती है तो हो हल्ला हो जाता है, वन नेशन वन लॉ, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो हो हल्ला हो जाता है। लेकिन आप क्रिमिनल लॉज में नहीं कहते हैं कि यहाँ शरिया चलाओ। अगर किसी ने किसी का रेप किया है तो आप नहीं कहते हैं इसे पत्थरों से मार दो, इसकी आंखें निकाल दो। किसी ने चोरी की है तो आप नहीं कहते हैं इसके हाथ काट दो। किसी ने किसी के साथ झूठ बोला है, उसको धोखा दिया है, उसको उसके उसके पीठ में छुरा भोंका है, तो आप उस पर फतवा जारी नहीं करते हैं कि इसको शरिया के हिसाब से सजा देंगे हम। पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, कितने ही फतवे जारी हुए हैं आतंकवादियों पे? मुझे दिखाएं जरा लिस्ट उसकी, कितने फतवे जारी हुए हैं अभी तक इन पाकिस्तानियों के यहाँ पर एंटर करने पे। आईसीस पे कितने फतवे लगे हैं, आईएसआई पे कितने फतवे लगे हैं, जो हर वक्त उनका एक ही पॉलिसी है कि भारत को हमें नुकसान पहुंचाना है। ऑनलाइन हम चाहें इनको नुकसान पहुंचाएं, इनको रेडिकल लिटरेचर प्रोवाइड करें, इनके जहनों को तब्दील करें, इनको इनकी ही कंट्री के खिलाफ कर दें, उस पर कितने फतवे जारी हुए हैं। तो ये कुछ ऐसी बर्निंग टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे बर्निंग इश्यूज हैं, जिस पर बात करना तो दूर की बात है, जिस पर सोचना भी अपने आप में एक गुनाह तकसीम कर लिया जाता है। और जब आप इस्लाह नहीं करते हैं, आप रिफॉर्म नहीं करते हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन में इतने पीछे हैं, आप पिछड़े हुए हैं हर तरह से, लिटरेसी में पिछड़े हुए हैं, फाइनेंशियली पिछड़े हुए हैं, पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन आपका इतना कम है, और जो है
वो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगी? तो सर ये तो ऐसा एग्जैक्ट एक टॉपिक है जिसपे आप मुझसे घंटों भी बात कर लें तो मैं बात कर लूंगी, लेकिन जरूरत ये है कि उसका अमल होना चाहिए, लोग सुने तहम्मुल से और उसको इम्प्रूव करें, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें कि हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट, और हम हमारी नेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी। बराबर। और इसके अंदर एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक चीज समय के हिसाब से उस चीज का रिलेवेंस होता है। आज से 100 साल पहले अगर कोई चीज रिलेवेंट थी तो वो जरूरी नहीं कि वो चीज आज भी उतनी ही रिलेवेंट हो, क्योंकि वो समय बदल चुका है। और आज जो चीज रिलेवेंट है वो भी जरूरी नहीं कि आज से 100 साल बाद वो रिलेवेंट हो। तो इसलिए समय समय पर चीजों में रिफॉर्म होना या चीजों में इम्प्रूवमेंट होना वो बहुत जरूरी हो जाता है। इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए अभी जो आपने भी एक बात बोली थी उसको लेते हुए मैं एक और चीज पूछता हूँ, या मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा मानना है कि किसी भी समाज में अगर किसी भी कुरीति या कुप्रथा के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है तो उसका समर्थन होना चाहिए, ना कि उसका विरोध बिल्कुल। होना चाहिए। जैसे अगर मैं हिंदू समाज की अगर बात करूं तो यहाँ पर सती प्रथा थी, वो बंद हुई। बाल विवाह था, वो बंद हुआ। ऐसे ही यहाँ पर एक से ज्यादा शादियों की भी प्रथा थी, वो भी बंद हुई। यहाँ तक कि जो भी आपने बोला कि हिंदू कल्चर में जो शादी है वो एक 7 जन्मों का कॉन्सेप्ट है, कि हम्म। अगर आप किसी से शादी हुई है तो 7 जन्मों तक आपकी वही जोड़ी, हस्बैंड वाइफ की जोड़ी रहेगी। इसको इसके हम प्रैक्टिकलिटी पे अभी हम न जाएं, पर डिवोर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर भी वो कॉन्सेप्ट आया। और बिल्कुल। इन सारी चीजों को, फिर वो डिवोर्स हो, फिर वो मल्टीपल मैरिजेस हो, चाइल्ड मैरिजेस हो, सती प्रथा हो, वो सारी चीजें बंद हुई और ये सारी चीजों की आवाज विद इन सोसाइटी हुई। तो इन बदलावों को समाज ने एक्सेप्ट किया और वो चीज आगे बढ़ी। तो मैं ये चीज, इन बातों को लेते हुए एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपके अनुसार ये ओपननेस मुस्लिम समाज में क्यों नहीं दिखाई देता? जितने भी हमारी अभी तक की कॉन्वर्सेशन रही है उसमें एक बात मैंने बार बार हाईलाइट की है कि हमारे यहाँ एजुकेशन की अ, हम्म, तालीम और इल्म दोनों ही चीजों की कमी है। ये तालीम और इल्म दो अलग अलग चीजें होती हैं, लोग इसको मर्ज करते हैं। और जब तक आप तालीम, अगर मैं ऐसे कहूँ कि डिग्री हासिल करना, वो वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं। वो तो ठीक है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। आप आज के वक्त में अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो आप सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। आपको मालूम ही नहीं है फिर तो दुनिया में क्या चल रहा है, आपको तो जिसने जो दिखाया आपने उसको मान लिया। दूसरा है आपको इल्म नहीं है। आप मुझे कोई भी पॉलिटिकल लीडर उठकर खड़ा होता है और मुझे कहता है कि ठीक है मैं आपको इतना पैसा दूंगा और आप मुझे वोट दे दो, और मैं जाके वोट हम्म, दे आती हूँ। मैं ये नहीं हम्म, देखती हूँ वो मेरे एरिया के लिए ठीक है या नहीं, तो मुझे इल्म ही नहीं था और मैंने बेइल्मी की वजह से, ना अहली की वजह से, ना इल्म होने की वजह से, इस जहालत की वजह से मैंने अपना वोट, अपना कीमती वोट बर्बाद कर दिया। तो आपके यहाँ चेंजेस हुए क्योंकि आपके यहाँ इस हद तक तालीम पर लोग फोकस करते हैं, इस हद तक। और हमारे यहाँ तो लिखा हुआ था, इकरा जो वर्ड था पढ़ो, उसको ही उस ऊपर वाले के उस हुक्म को ही हमने उसको नजरअंदाज कर दिया। आज हम बात करते हैं रिलीजियस एजुकेशन की, मदरसों की बात होती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके एक हाथ में आपका रिलीजियस बुक हो तो एक हाथ में आपके कंप्यूटर भी हो। आप वो उस तरह उस लेवल पर जाकर सोच रहे होते हैं। अजान हो रही होती है तो वो अपने भाषण को खामोश कर देते हैं। वो उस लेवल पर जाकर वो रिस्पेक्ट होती है। हमारे यहाँ इन चीजों पे अभी वर्क होने की जरूरत है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीसरी, आपने कहा कि क्यों नहीं है आपके यहाँ वो ओपननेस होने में कितना वक्त लगेगा, वो क्यों नहीं है। तो जो हमारे यहाँ जो रिलीजियस लीडर्स है ना, जो प्रीच करते हैं, जिनको हम लोग आंख बंद करके सुनते हैं, जो एवरी फ्राइडे वो कुछ भी बोले, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका, खास करके जो हमारा युवा है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो उसको सुनते हैं और फिर तो अमल, उन चीजों पे बड़ी जल्दी अमल करने की सोचते हैं कि अच्छा आज तो ऐसा ऐसा बताया गया है, मैं तो ऐसा ऐसा मानूंगा। 4 शादियों पे अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसकी कंडीशंस क्या थी उसका कुछ नहीं पता, और आज के वक्त में एक बीवी को ही संभाल के रख लो, तुम उसको इज्जत से रख लो, आप चार चार की बात कर रहे हो। प्रॉपर्टीज में आपको शौहर से भी प्रॉपर्टी में आपको मिलना है हिस्सा, आपको आपके वालिदैन वालिद की तरफ से भी हिस्सा मिलना है। आज के वक्त में इसमें अमल कितना किया जा रहा है? तो चीजें सब लिखी हुई हैं, आप अमल कितना कर रहे हो, आप उसे अप्लाई कितना कर रहे हो। और जब तक आप अप्लाई नहीं करते, आपके यहाँ अप्लाई किया जाता है।
आपके यहाँ मैंने देखा है को एग्जिस्टेंस को कितना रिस्पेक्ट किया जाता है, टॉलरेंस किस हद तक है, इम्प्रूव करने पे, रिफॉर्म करने पे बिलीव करते हैं, एक पूरी सोसाइटी उस बिलीव उसको मानती है। अगर कुछ रिफॉर्म होता है, कोई सुधार होता है सोसाइटी में, उसको लोग अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में। हमारे यहाँ वो बहुत बड़ी कमी है। हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ मुनाफत ज्यादा है, क्यों मैंने कहा ना ही आप रिलीजियस बुक को सही से फॉलो कर रहे हैं, आपके 5 अरकान हैं, आप उसे भी सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप 5 वक्त की नमाज़ी भी नहीं हैं, आप झूठ भी बोल रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, दूसरे की अच्छाइयों पे नज़र रखकर उसमें बुराइयाँ निकाल रहे हैं, कीड़े निकाल रहे हैं, हसद रख रहे हैं। किसी किसी की अच्छी प्रॉपर्टी है तो आज मैं खुद इतना सुनती हूँ, अरे इसने बहुत बना लिया, तो वो हसद माना जाता है, हसद कहा जाता है उसे। आज आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का देखें, उसका हसद है भारत से। सबसे बड़ा उसका जो प्रॉब्लम है वो है हसद। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि भाई भारत जो है ये कैसे इतना प्रोग्रेसिव हो गया, ये कैसे इतना आगे निकल गया, और हमारा जो लोग हैं वो कैसे हम इतना पिछड़ गए। तो वो अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं। तो ये जो हसद है, ये जो गीबत है, शराब हराम है, शराब पीते हैं, झूठ बोलना हराम है, झूठ बोलते हैं, 3 तलाक, इसको इसको इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस्लामिक कंट्री में कहीं कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही। मुसलमानों में हमारे यहाँ एजुकेशन को इतना इतना उस पर तवज्जो देनी चाहिए थी, उसको पिछड़ा दिया। आज आप तालीम और इल्म दोनों ही तरफ से पिछड़े हुए हैं। आपने जहालत को आला मकाम दे दिया। तो राहुल बराबर। सर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और फिर सोसाइटी लेवल में ना हमारे यहाँ लोग निकल कर नहीं आते। मुझे एक सबसे बड़ी कमी लगती है कि लोग बोलना नहीं चाहते। मैं बोलूंगी, आप बोलेंगे, तो भैया आपको गाली सुनने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको तो लॉजिक, आपके पास तो लॉजिक है नहीं ना, सामने वाले के पास लॉजिक नहीं है। उसके पास हमारी बात को काट करने के लिए लॉजिक नहीं है। उसके पास अपनी कोई खुद की आइडियोलॉजी नहीं है, उसका कोई कुछ नहीं है। उसको तो सामने वाले ने जो पढ़ा दिया वो पढ़कर आ गया। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ो। आज के वक्त में अगर आप ये कह रहे हो कि क्योंकि मोबाइल मेरा आज के वक्त की जरूरत है, टीवी मुझे आज के वक्त की जरूरत है, इंटरनेट मेरे आज के वक्त की जरूरत है, मैं घोड़े पर, गधे पर, ऊंट पे नहीं बल्कि ट्रेन में ट्रैवल करूंगा क्योंकि मेरे आज के वक्त की जरूरत है, ये मैं एरोप्लेन में ट्रैवल करूंगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा, दुनिया की तमाम तरह की सहूलियत जो है वो मैं उसको अपनी जिंदगी में अमल करूंगा, तो ये आज के वक्त की जरूरत है, आप तभी तो कर रहे हैं ना। तो फिर बाकी चीजों में आप क्यों इतने पिछड़े हुए हो जाते हैं, वहां पर आप क्यों इतने ढीठ हो जाते हैं? क्यों आपको लगता है कि ये मेरे रिलीजन पर क्यों टारगेट किया जा रहा है, मेरे रिलीजन के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, जबकि वहां तो रिफॉर्म की बात हो रही होती है। तो जमीनी स्तर पर, बुनियादी स्तर पर जो है चीजें वहां से बदलने की जरूरत होगी। एजुकेशन में अपने आप में हमें सुधार करना होगा। गवर्नमेंट जॉब्स में हमारा रेशियो बढ़ना चाहिए हमारे मुस्लिम लोगों का, ताकि वो अपने आप आगे बढ़कर समझा सकें, बता सकें कि भाई मैं आज पढ़ा लिखा था तो मैंने किसी में भेदभाव किए बगैर सबके लिए सोचा, और तुम चूंकि पिछड़े हुए हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम पिछड़ रहे हो, तुम को एग्जिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम दूसरे को। आज आप कितनी वीडियोस ऐसी देखते हैं, मैं कितनी ऐसी सारी, मैं एक पाकिस्तानी वीडियो देख रही थी, एक बुजुर्ग आदमी वो अपना ही राग अलाप जा रहे थे, अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो वो उन्होंने उसको काफिर में शुमार कर दिया, और वो ये कह रहे हैं कि भाई, जबकि मैं तो ये देखती हूँ कि जो नॉन मुस्लिम नहीं है वो मुस्लिम से ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं हमारे रिलीजन को, वो इतना आदर सम्मान का भाव रख रहे होते हैं कि अजान भी हो रही होती है तो वो वहां पर भी खामोश हो रहे होते हैं। कुछ एक अपवाद स्वरूप चीजें यहाँ पर लोग लिख देंगे, बोल देंगे कि नहीं नहीं वहां तो ऐसा होता है, वहां तो ऐसा, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। भाई बड़े तबके पे क्या हो रहा है, बड़े लेवल पे क्या हो रहा है वो देखें। अगर आप, हम जब दिल्ली में थे, मैं आपको एक किस्सा बताऊं, मैं इसको शॉर्ट में ही करूंगी। मैं दिल्ली में अपनी स्टडी के लिए चली गई थी क्योंकि हमारे एरिया में नहीं था कंपटीशन एग्जाम की, हम तैयारी नहीं कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हुई, लेकिन एक कोशिश की मैंने और मैं वहां गई। आप यकीन मानेंगे मुझे इतनी दिक्कत होती थी एक रूम ढूंढने में। क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान थी। नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड थी नेहा, उसको बोल दिया जाता था नहीं नहीं हम नहीं देंगे रूम, ये अब ये मुसलमान है। और वो बनारस की थी मेरी फ्रेंड, और वो मेरे साथ लगातार मेरे साथ रूम ढूंढवाने में हमेशा मेरे साथ खड़ी होती थी, इतनी गर्मी हो ठंड हो, मुझे बहुत दिक्कत आती थी। और मैं साउथ दिल्ली में हम रूम ढूंढ रहे थे, इतनी परेशानी का सामना हो रहा करते थे हम लोग। नहीं नहीं हम इनको रूम नहीं देंगे, हम इनको। तो मैं सामने वाले को गलत नहीं कहूंगी, या मैं उसके लिए दिल में कोई अपने रोष नहीं रखूंगी, उसके लिए नफरत नहीं रखूंगी। मैं वजह पे गई कि इसकी ये वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें रूम देने में इतनी प्रॉब्लम कर रहे हैं। उसकी वजह निकल कर आती है कि हमारे खुद के ही अमाल हैं, हमने खुद ही वो गलतियां की हैं जिसका हम भुगत रहे हैं, हम जैसे लोग भुगत रहे हैं जिन्होंने गलती नहीं की है। क्यों? क्योंकि वो कहीं किसी के साथ कोई केस हो गया, किसी के रूम में लेकर, या आतंकवादी क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं, रूम में जाकर रहते हैं,
पता चलता है कि भाई वो इस एरिया में इतने समय से रह रहा था, आम लोगों में मिलजुल कर वो वहां पे ट्रैक ही कर रहा था। किस पे भरोसा करें? अब तो एग्जैक्टली। मुस्लिम भी भरोसा नहीं कर सकता ऐसे लोगों पर, अनजान पर। तो मैंने नफरत नहीं पाली। अगर किसी ने मुझे कह दिया कमेंट में आके कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम सबके सबको तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए था, मैंने नफरत नहीं पाली। मैं उसकी वजह देखती हूँ कि क्यों ऐसा कह रहा है। क्या मेरे एक्शन रिएक्शन में कोई गलती है? क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या मेरी सोच इतनी छोटी है? पता चलता है कि मेरे में वो गलती नहीं है, लेकिन मेरी ही कम्युनिटी के लोग वो गलती कर रहे हैं। और अगर कोई इस गलती को सुधारने पे बात करे, रिफॉर्म पे बात करे, तो हम अपने ही लोगों को, हमारी ही कम्युनिटी के लोगों को गलत साबित कर देते हैं। तो ये तमाम वो वजूहात हैं राहुल सर, जो कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी की बैकवर्डनेस को बढ़ा रहे हैं, रिफॉर्म आने नहीं दे रहे हैं। हम दुनिया भर की फैसिलिटीज का फायदा उठाएंगे। आज हम इसराइल और फिलिस्तीन, फिलिस्तीन नहीं कहूँ, इसराइल और हमास के बीच में जंग देख रहे हैं। आपको मालूम है दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज, तमाम बड़ी बड़ी जितने भी आला दर्जे के पोस्ट हैं, उन सब पे यहूदी काबिज हैं। लेकिन आप देखें किस किस चीज को आप नकारेंगे, कहाँ तक नकारेंगे। वो एक, आप अगर जब मैप भी बनाते हैं ना, तो वो एक डॉट के समान उनका वो एरिया है। एक डॉट आप लगाएंगे उतनी ही उनकी आबादी है। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है। वो अपने लोगों, उनके लोगों को ऊपर आप हाथ उठा दें, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। घुस मार रहे हैं, कितने बेगुनाहों को उन्होंने अब तक खत्म कर दिया। और आप यहाँ पर तस्करे करते रहिए, बैठ के फतवे करते रहिए, बातें करते रहिए। क्यों? क्योंकि हम वर्क नहीं कर रहे हैं। हम रिफॉर्म के बारे में, इम्प्रूवमेंट के बारे में, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में हमारे यहाँ बहुत कमी है। हम तालीम और इल्म में फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं, और इन पे अमल भी नहीं कर रहे हैं। तो राहुल सर, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप इस शो को करेंगे तो ये शायद 2-3 घंटे का शो भी हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आती रहेंगी और मैं बात करती रहूंगी। तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली। बहुत सारी है। हमें देखना होगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, जिससे सामने वाले के का इंप्रेशन जो है वो हमारे लिए बदल रहा है, उसकी सोच हमारे लिए बदल रही है। अब वो भी वैसे ही सोचने लगा है कि भाई मैं क्यों इनको, क्यों क्यों दूं इसको मैं इज्जत, जब ये मुझे इज्जत नहीं दे सकता, जब ये मेरे रिलीजन को इज्जत नहीं दे सकता, मेरे अकीदे, मेरी आस्था की इज्जत नहीं कर सकता, मैं इसको इज्जत क्यों दूं? तो उसकी वजह से ना वो लोग भी सफर करते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती। मेरे जैसे लोगों को अगर कुछ भी लिखते हैं लोग, तो मैं अफसोस जाहिर करती हूँ कि मैं अब इनको क्या बोलूं। मेरे अभी ईद उल अजहा पर मुझे इतने अजीब अजीब कमेंट आए, ये तो ऐसे ही है, इनका मजहब ऐसा है, ये लोग तो खून करते हैं, काटते हैं, मारते। मैं नहीं कर रही हूँ चाहे वो, लेकिन चूंकि मेरा पूरा कम्युनिटी में वो चीज हो रही है, उन परंपराओं को, उन चीजों को हम कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। अपने सबसे अजीज चीज को कुर्बान करने के लिए आज हम उस पर बात नहीं कर रहे होते हैं, और हमने एक एक उसका ढूंढ लिया और हम उस पर बात कर रहे होते हैं। तो ये जो आमिल कामिल लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होंगे रिलीजन के, वो भी इस पे आपको बताएंगे कि बकरा ईद वर्ड तो कुछ था ही नहीं, ईद उल अजहा था। तो कैसे ये चेंज हो गया? इकरा तो पहला वर्ड था, कैसे वो इतना लास्ट में चला गया? तो बराबर। सर बहुत सारी चीजें हैं। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी ही सोसाइटी, हमारी ही कम्युनिटी से पे बात करें लोग, और निकलें, बात रखें। एक अकेला व्यक्ति बात नहीं कर सकता। कभी कभी बहुत सारी चीजें होती हैं। सेफ्टी का इशू होता है, क्योंकि किसी दूसरे से नहीं, अपने खुद के ही लोगों से, अपने खुद के ही लोगों से डर लगता है। अपने खुद के ही लोगों का जो एग्रेसिव, एक्सट्रीम नजरिया, उनका जो एक्सट्रीम एक्शन आता है ना, वो इस हद तक होता है कि सामने वाले को बोलने की हिम्मत खत्म कर देता है। और वहां पर फिर वो हिम्मत नहीं बचती है कि आप बात करेंगे, आप रिफॉर्म करेंगे, आप अपनी सोसाइटी में अच्छा होते हुए देखेंगे। कितनी सारी स्कीम्स हैं, कितनी सारी पॉलिसी हैं, सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है हमारे हमारी कम्युनिटी को उनको उठाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। अम, मदरसों की बात हो रही होती है जब, तो उसमें सबसे ज्यादा मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पर जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दी जाए, उतना ही तरजीह दी जाए। अ, लेकिन उसके बावजूद भी हम अभी बहुत पिछड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको वजूहात गिनाई हैं, हम उस पर अमल ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, कहीं पर कोई भेदभाव नहीं है पॉलिसीज को लेकर। उनके इम्प्लीमेंटेशन में भी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, सबको मिल रहा है। अनाज मिलना था जिसको, सबको मिल रहा है। जिनको घर मिलने थे, किसी को कोई भेदभाव नहीं हुआ कि भाई तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहे हैं। कितने सारे हमारे एरिया में आसपास देखूं मैं, अभी यहाँ पर एक पूरा सोसाइटी खड़ा हो गया, जितने भी सरकारी आवास थे उनको भी अलॉट हुए हैं, बड़ी मात्रा में हुए हैं, सबसे ज्यादा हुए हैं। मैं तो उन्हीं को देख रही हूँ, पूरा एक मुस्लिम ही मुस्लिम है सारे उसमें। तो ये कह देना सिर्फ कि हमारे साथ तो भेदभाव हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारी एट्रोसिटीज हो रही है, हमारे साथ प्रोसिक्यूशन हो रहा है हमारा, इससे बात नहीं बनेगी। बात अमल करने की होगी, बात तालीम और इल्म दोनों हासिल करने की होगी। जब तक बराबर। तालीम में हम हासिल नहीं करते, इल्म हमें नहीं होता, हम जाहिल ही रहेंगे और हम पिछड़े रहेंगे।
सुधार नहीं होगा। आज से 100 साल बाद भी यही डिस्कशन हो रहा होगा, हम तब भी सुधार नहीं कर पाएँगे। जी। बराबर। और ये चीज़ आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि ये चीज़ें विद इन सोसाइटी होनी चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल। अपने अंदर से जब हम एक आत्मचिंतन, आत्म-मंथन करेंगे कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं, उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए क्या हमें करना है, अगर वो स्टेप्स हम करेंगे, तो हम एक बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक इस फ़िल्म के टॉपिक से रिलेटेड बात थी, जो जिससे हम लोगों ने कन्वर्सेशन को इनिशिएट किया, तो ज़ाहिर-सी बात है, एक फ़िल्म को करने में, बनाने में अगर एक 100% टॉपिक को अगर हम कहें तो उसमें 80% अगर सच्चाई होती है तो 20% कहीं न कहीं थोड़ा-सा मिर्च मसाला भी होता है, क्योंकि उन्हें वो फ़िल्म बिल्कुल, को कमर्शियल कमर्शियल बनाना होता है, एस्पेक्ट्स उन्हें में वो आते हैं। कमर्शियलाइज़ करना होता है। तो हम उस चीज़ के कोर कॉन्सेप्ट को समझें, उस चीज़ के कोर इश्यू को समझें, उस चीज़ के सोशल मैसेज को समझें कि क्या उसके अंदर कन्वे किया जा रहा है और उस कन्वे की हुई चीज़ को ठीक करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। अगर हम इसके ऊपर फ़ोकस करके आगे बढ़ेंगे, तो हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के डिस्कशन को हम यहीं पे पॉज़ करते हैं, क्योंकि आपने बोला कि ये एक एंडलेस टॉपिक है, इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है और ये एक कंस्ट्रक्टिव बात है जो कि अवेयरनेस के लिए है और अगर लोग इसे समझें, इसे मानें और इसके ऊपर पॉज़िटिवली एक्ट करें, तो बेहतर है। तो आज के बिल्कुल। डिस्कशन को मैं यहीं रोक एक जी, चीज़ जी। इसमें और ऐड करती जाऊँगी क्योंकि ये टॉपिक ही शुरू हुआ था फ़िल्म को लेकर। अ, ये कुछ फ़िल्में आई थी जैसे सोसाइटी रिफ़ॉर्म की जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा था कि ये दर्पण होता है, सोसाइटी से ही प्रेरित होकर फ़िल्में बनती हैं और फ़िल्मों से प्रेरित होकर कुछ लोग उसमें हो रही चीज़ों को अपनी लाइफ़ में कर देते हैं। पैडमैन आई फ़िल्म देखिए, वो एक जी, सोसाइटी का इश्यू है, पैडमैन। जी, टॉयलेट एक प्रेम कथा फ़िल्म आई थी, टॉयलेट। टॉयलेट एक जी, प्रेम कथा किसी ने नहीं देखी हो, मैं रिकमेंड करूँगी ये फ़िल्में देखें आप। थ्री इडियट्स फ़िल्म आई थी, स्टूडेंट्स के टॉपिक को उठाया गया था। सुपर 30 फ़िल्म आई थी, वहाँ पर भी एजुकेशन पे बात की गई थी। ऐसी बहुत सी फ़िल्में मैं आपको गिना दूँगी, सिर्फ़ ये तो एक बड़ा हल्के में लेने वाली बात हो जाती है कि इस टॉपिक पे डिस्कशन ना हो और इस टॉपिक को हम यहीं रोक लगा दें और हम जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दें, ताकि इस पे आगे कोई बात ही ना हो और बात नहीं होगी तो रिफ़ॉर्म नहीं होगा, रिफ़ॉर्म नहीं होगा तो इस्लाह नहीं होगी, इस्लाह नहीं होगी तो कोई हम बदलाव नहीं करने वाले। और हुँ, वो नहीं होने वाला तो फिर ये सोशल इश्यू जो है वो एक नेशनल इश्यू रहेगा, जो कि जस का तस रहेगा। क्योंकि बुनियादी जो प्रॉब्लम है ना हम उस पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो फ़िल्में तो ऐसी बराबर, बहुत सारी आई हैं, जो सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटीज़ के जो इश्यूज़ हैं, सोसाइटीज़ में जो कमियाँ हैं, उनको हाइलाइट करके बनाई गई हैं। तो जब वो फ़िल्में आ सकती हैं और उनको देखकर लोग उस पे एक डिबेट रख सकते हैं, उस पे बातचीत रख सकते हैं, वो फ़िल्में हमारे लिए एक मिसाल बन सकती हैं। तो फिर इस तरह की फ़िल्में जो हैं, उस पर हम लोग क्यों सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलीजियस टच में से देखकर हम उस पे अमल नहीं करते हैं, उनके बारे में सोचते नहीं हैं, उसके कोर इश्यूज़ में नहीं जाते हैं, डिस्कशन नहीं करना चाहते। उस पे कोई डिस्कस करे तो हम उसे बिल्कुल ही अपनी बिरादरी से अलग कर देते हैं कि चल चल भई तू तो इस बिल्कुल हट जा, तू तो हमारे खिलाफ है। कोई तुम्हारा भला सोच रहा है तो वो तुम्हारे खिलाफ है। कोई अगर तुम्हें समझाने वाली बात कर रहा है तो हम बोलेंगे नहीं ये तो बिल्कुल एंटी है। ये तो हमारा एंटी है और उसका प्रो है। हम कैटेगराइज़ कर देते हैं। तो बराबर। जब हम देखेंगे ना ये जो एंटरटेनमेंट का ज़रिया भी है ना, तो यहाँ पर भी आप बहुत कुछ रिफ़ॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आप ऐसे ला सकते हैं और सोसाइटी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। ध्यान इतना रखना है कि किसी के आप सेंटिमेंट हर्ट ना हो, जो मेन मुद्दा है वहाँ से चीज़ ना भटके और उस अब बराबर, देखिए भटक गई ये चीज़, अब ये पूरा कोर्ट में मैटर चला गया, लोग इसको अपनी तरह से ले रहे हैं और वही रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया, रिलीजन को टारगेट किया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ डायलॉग्स, कुछ उसमें रिलीजियस बुक का हल वो दे दिया, जबकि वो मेन इश्यू रहना चाहिए था पॉपुलेशन। ये जो हुँ, बच्चों की इतनी बड़े-बड़े परिवार और ये इतनी कम आमदनी, इतना पिछड़ापन होना, इतनी गुर्बत होना, इतनी बीमारियाँ होना, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि आपने बच्चे इतने ज़्यादा पैदा कर लिए और उसकी वजह से आप उनकी ना अच्छी एजुकेशन कर सके, ना आप उनको सोसाइटी में कोई अच्छा नाम हो सका उन बच्चों का, ना उनको अपने बच्चे क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल तो खराब होना ही है ना। आपके पास खुद कोई ज़रिया था नहीं, आपने बच्चों की लाइन लगा दी, तो फिर उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? उनके लिए कोई फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं थी, उनको करना क्या था? तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना, वो टॉपिक से भटक गई अब ये चीज़, वो रिलीजियस इश्यू बन गया, अब देखिएगा आप ये टॉपिक से भटक चुका है, इस पे फिर वही होगा, जस का तस रहेगा, बात नहीं होगी ज़्यादा। मैं और आप बात कर रहे हैं, कोई और बात करेगा तो उसे कहेंगे खारिज है, मुझे भी कह देंगे, आपको भी कह देंगे। मुद्दा होना चाहिए था भैया ये बच्चे इतने नहीं होना चाहिए और इस पर तो एक कानून भी आ जाना चाहिए। और ये एक बच्चे का भी मैं ये नहीं कह रही हूँ एक बच्चे वाला होना चाहिए, 2 बच्चों का कानून आना चाहिए।
क्योंकि जो हमारा कंट्री का जो ज्योग्राफी है, जो हमारा कंट्री का जो कल्चर है, जो बहुत सारी ऐसी चीजें मैं अगर एनालिसिस करने बैठती हूँ तो मुझे एक बच्चे वाला कॉन्सेप्ट भी ठीक नहीं लगता, मुझे लगता है 2 बच्चों का कॉन्सेप्ट रख दें बस। 2 बच्चों से ज्यादा किसी के हैं तो उसको ना ही कोई जॉब मिलेगा ना कुछ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर एक्सीडेंट, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, एक्सीडेंट के रेशियो ज्यादा है, रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो किसी की अगर कोई किसी का एक बच्चा है ना, वो बच्चा तो खत्म हो गया, तो उनके पास दूसरा बच्चा ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे, हम ये पहले मैं राघवेंद्र सर के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो 2 बच्चों वाला पॉलिसी जो है वो उस पर अमल कर सकती है गवर्नमेंट। तो बहुत सारे हैं ऐसे, मैं अगर ग्राउंड रियलिटी से बात करूँ तो हम इसके सोल्यूशन भी बहुत सारे ला सकते हैं। हमने प्रॉब्लम पे बात की है, कुछ सोल्यूशन पे भी बात की है, लेकिन अगर आप कोई टॉपिक ऐसा रखेंगे जिस पर हम सोल्यूशन पे ही बात करें तो मैं बहुत सारे सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। जहाँ गवर्नमेंट 2 बच्चों की पॉलिसी ला सकती है, वहां पे हमारा कम्युनिटी भी आगे निकलकर बात कर सकता है। लोग अपने ग्रुप्स बनाए 12 लोगों के, 15 लोगों के, और लोगों को अवेयर कर सकते हैं। ना कि एक व्यक्ति जब बात करता है ना तो उसे किनारे कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, उसके पास लोगों की ताकत नहीं है, उसके खुद के लोग उसे बेदखल कर रहे हैं, उसको अकेला कर रहे हैं। जब एक के साथ अनेक बात करने लगते हैं, जब एक पूरा जत्था खड़ा होता है, तो चेंजेस आते हैं, फिर डेफिनेटली चेंजेस आते हैं। आप खेतों से निकलकर आप एक वर्ल्ड वाइड आप चेंज लाते हैं, और वो हमारे यहाँ चीज है। अब योग डे का जैसे मैंने बोला, तो वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, वो चीजें पता कीजिए, वो चीजें पढ़िए, ना कि इसको एक धार्मिक रंग देकर हम तो करेंगे ही नहीं योग, क्योंकि इसमें मेरा ईमान डगमगा जाएगा, तो इतना कमजोर ईमान है ही क्यों आपका। तो थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने एक चर्चा भी रखी। आई होप लोग पढ़ें, सीखें, जानें, सुने, और कहीं ना कहीं अपने आप से सवाल करें कि क्यूरियोसिटी क्यों नहीं है, जानने की इच्छा क्यों नहीं है। बदलाव मेरी सहूलियत तक ही हो कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो वो तो क्योंकि दुनिया बदल रही है ना, इसलिए मुझे मोबाइल चाहिए। लेकिन फिर वही चीजें आप 4 शादियों को क्यों मना नहीं कर रहे हैं? आप बच्चे पैदा करने पे रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप वन नेशन वन लॉ की बात, उसकी आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं? आप ट्रिपल तलाक की मुखालफत अभी तक क्यों करते हैं? आप पर्सनल लॉज पे क्यों जाते हैं? आप पर्सनल लॉज में सिविल लॉज को क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? क्रिमिनल लॉज पे क्यों नहीं जाते? क्रिमिनल लॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा। तो ना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मैं बोलूं तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन बस वही है, थोड़ा ध्यान रखती हूँ, लिमिट का ध्यान रखती हूँ। गुस्सा तो आता है क्योंकि हम इतना करने पर भी, इतना बोलने पर भी चीजें नहीं बदल रही हैं, तो एक मुझे लगता है एक लंबा वक्त चाहिए यहाँ पे सुधार होने का। और बराबर। 1870 या 1206 की मैंने जिक्र किया, चीजें तो उससे भी पहले से चली आ रही हैं। जी। सही बात है। चलिए हम कोशिश करेंगे, हम हमारी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूट कर सकें एक छोटा-सा बिट वो ज़रूर करेंगे, और लेट्स सी ये चीज़ें कैसे प्रोग्रेस होती है, और उम्मीद बिल्कुल, करेंगे कि ये बेहतरी की तरफ ही आगे जाए। आपने आज बिल्कुल, समय बिल्कुल। दिया, बात करी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।